नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, इस वीडियो के अंदर सर कंपनी के डिटेल्स नहीं, कंपनी के कुछ अपडेट्स भी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IRFC। तो IRFC के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि जब IRFC के ऊपर अगर बेसिकली मैं नॉर्मली आपको चार्ट पैटर्न अगर दिखा दूं, तो एक एक चीज आप नोटिस करना, IRFC में जब भी चार्ट पैटर्न लिखकर सर्च करता हूं तो आपको एक चीज दिखने को मिलेगा कि जब मार्केट में पिछले दिनों में ओपनिंग हुआ था, ओपनिंग एक गैप अप में ओपन हुआ। गैप अप में मतलब पिछले दिन क्लोजिंग यहाँ पे था 143 के आसपास और ओपनिंग हुआ 145 के आसपास। तो यहाँ पे जो गैप अप हुआ, इस गैप अप के पीछे रीजन कौन सा है? मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कुछ गुड न्यूज है क्या इसके चलते कंपनी के ऊपर गैप अप हुआ? देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट में एक चेंजेस लेके आया गया, मतलब मैनेजमेंट में एक चेंजेस यहाँ पे लिया गया और उस चेंजेस को मार्केट ने वेलकम किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो वो चेंजेस कौन सा है, चलो मैं सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ से देखना, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर एक न्यूज आया, यहाँ पे बताया गया कि IRFC अपॉइंट उमा उमा जी को, मतलब यहाँ पे न्यू जो चेयरमैन है एंड MD है, उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। पहले जो मतलब चेयरमैन के पद में था, उनको यहाँ पे बाहर किया गया, अभी उमा जी को यहाँ पे क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। तो यही एक कारण के वजह से मार्केट के ऊपर थोड़ा सा अप मूवमेंट देखने को मिला। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ तो कंपनी के ऊपर दो तरीके से सिनेरियो बनते हैं, एक पॉजिटिव व्यू बनता है, एक नेगेटिव व्यू बनता है। अगर उस मैनेजमेंट का प्रीवियस मतलब प्रीवियस जो काम है वो अगर सही में उन्होंने किया है तो उसका पॉजिटिवली यहाँ पे मार्केट वेलकम करेंगे। अगर उनका काम पहले बेकार है तो उसका काम यहाँ पे नेगेटिव में दिखेगा। जैसे येस बैंक के ऊपर राणा कपूर जी को अगर किसी भी कंपनी को MD चेयरमैन बना दिया जाए तो उस कंपनी का, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वो कंपनी पहले से देखिए क्रैश हो जाएगा। क्यों? राणा कपूर जी येस बैंक को पूरा का पूरा डुबा दिया। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, ये उसके हाथ में ही पूरा कंपनी का हैंडलिंग होता है। तो वो अगर गलत काम करे, अगर वो सही तरीके से कंपनी को सही ढंग में ना चलाए तो कंपनी का हालत बिगड़ जाएगा। तो उसी के कारण की वजह से मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। बाकी IRFC के ऊपर बाकी चीजों को जो बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप तो सबसे ज्यादा है और इस सेक्टर में कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बाकी देखा जाए तो जितने सारे PSU कैटेगरीज के फाइनेंस इंडस्ट्रीज है, उनमें से नंबर 1 कंपनी कौन है? IRFC है। क्योंकि इसका मार्केट कैप कितना है? 1,86,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी के देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ आपको शायद नेगेटिव दिखे, सेल्स ग्रोथ आपको अच्छा दिखेगा, और कर्जा भी कंपनी अच्छा खासा लिया। और कंपनी के देखिए, सॉरी, कर्जा कंपनी अच्छा खासा लिया, और ROC भी ठीक ठाक है। और फाइनेंस कंपनी का हमेशा आपको ROE देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है। और सेल्स के क्वार्टर के हिसाब से बात करो, सेल्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो कर्जा है वो इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। जो पिछले सालों में जो कर्जा था उससे इस बार कंपनी का हाईएस्ट कर्जा देखने को मिला। अभी सितंबर क्वार्टर का भी जो बोरिंग्स है वो थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। कंपनी कर्जा ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब ज्यादा लोन देने का कैपेसिटी भी बढ़ चुका है। तो लोन जितने ज्यादा देंगे उतना ही कंपनी का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इसका बेसिकली जो कंपनी की इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम से ही है। अगर कंपनी के मैं एक बार डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूं तो आपको क्लियर कट सारी चीज देखने को मिल जाएगा। अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी ऑल ओवर इंडिया से काम कर रहा है। और कंपनी के जो बिजनेस है वो एडवांस अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल करने के लिए, लीज लेने के लिए, साथ ही साथ कंपनी का लीज प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी के टोटली रेलवे के ऊपर प्रोजेक्ट है, 100% रेलवे के ही ऊपर बिजनेस कर रहा है। तो एक पॉजिटिव व्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत दिनों तक एक सेलिंग परफॉर्मेंस होने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट मुझे नहीं लगा कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ है वो उतना स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं है। अगर इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट किया वो कुछ इस तरीके से कैंडल बना, इसको कहा जाता है एक मतलब शूटिंग स्टार जैसे कैंडल। तो इस तरीके से कैंडल में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होता जो पुश करके शेयर को ऊपर लेके जाए।
तो मुझे लग रहा है कि और भी फॉल देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से फॉल होना स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं, 100 तक आने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के जो राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है SGVN। तो SGVN के ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस बार इसके ऊपर एक अपडेट जरूर दे देना कि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल क्या सिचुएशन है और आपके क्या व्यू है। देखिए एसजीवीएन के ऊपर मेरा कोई एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग पर्पस में काम करता हूँ। अभी क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहली बात, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। देखिए एसजीवीएन के ऊपर हुआ क्या, जब इस कंपनी ने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाना स्टार्ट किए, मतलब यहाँ पे देखिए कंपनी कोविड के लेवल के बाद अगर देखा जाए तो कंपनी एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे दिखा चुके हैं। लंबा मतलब गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, हर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा हाई ग्रोथेबल जंप देखने को मिला। ऑलमोस्ट कंपनी 800% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। और देखिए जब भी वो रिटेस्ट किया, 200 डेज ईएमए को रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस बैक किया और अभी देखिए बहुत दिनों तक 200 डेज ईएमए को टच नहीं किया। अभी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या अगर फिर से 200 डेज ईएमए को टच करे तो क्या फिर से एंट्री होने वाला है। देखिए इस ये बोलना बहुत गलत होगा कि 200 डेज ईएमए को टच करने के बाद ही वो बाउंस बैक कर सकते हैं। हाँ, 200 डेज ईएमए के अगर नीचे आए, उस टाइम अगर आरएसआई को मैं चेक करूंगा तो आरएसआई लेवल अगर 30 के नीचे चला गया, 30 के नीचे अगर आरएसआई के लेवल देखने को मिले, उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए के नीचे अगर कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है आप सारे चीजों को समझिए, क्योंकि किसी भी जगह पे एंट्री लेना इतना आसान नहीं है। और एक रेंज में आपको मार्किंग कर रहा हूँ, जो रेंज निकल कर आ रहा है कुछ इस तरीके से 128। तो 128 में एक बार मार्किंग भी कर लेता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रेंज मैंने क्यों मार्किंग किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि अगर ऊपर साइड में गए तो कहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए 128 मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस के सामने बहुत बार वो रिटेस्ट किया, बहुत बार, और उसके बाद उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ से फॉल भी हो सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे कोई भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी भी देखने को मिल सकता है। तो दो तरीके से सिनेरियो बनेगा, आइदर वो ऊपर जा सकता है, आइदर वो नीचे आ सकता है। अगर नीचे आए तो वो 200 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट के हिसाब से लेंगे, अगर ऊपर गया तो यहाँ पे हायर लेवल में एक सपोर्ट मिलेगा 160 के आसपास। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूं तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आपको एक रेंज के हिसाब से सेल्स आपको अच्छा खासा दिखेगा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट एक ही रेंज के हिसाब से दिखेगा, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इसी तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिल जाता है। बाकी एसजीएन के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। सिर्फ प्रोमोटर और पब्लिक के पास ही होल्डिंग है। हाँ, प्रोमोटर ज्यादा होल्डिंग लेके रखा है। पहले तो 86% तक होल्डिंग था, उसको कुछ क्वांटिटी बेचा गया, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कुछ क्वांटिटी यहाँ पे प्रोमोटर ने बेचा और उसका फायदा डायरेक्टली कौन उठाया, ऑब्वियसली पब्लिक ने उठाया। और उसके साथ साथ डीएस कुछ क्वांटिटी ऐड किया और एफएस के पास तो पहले जितना होल्डिंग्स था उसी तरीके से है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन उतना इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली बाई नहीं करना चाहते। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस के ऊपर एक शानदार मोमेंटम जर्नी देखने को मिला है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन मैं आपके साथ जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा, क्योंकि बजाज ग्रुप एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आ रहा है और वो भी आईपीओ का। देखिए बजाज ग्रुप फर्स्ट आईपीओ इन ईयर, मतलब 2024 में फर्स्ट आईपीओ लेके आ रहा है बजाज ग्रुप से, और टू बी वैल्यूड अप टू $10 बिलियन। तो $10 बिलियन का एक आईपीओ यहाँ पे लेके आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बिग आईपीओ होने वाला है, और वो भी किसके आईपीओ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो बजाज फाइनेंस का ग्रुप की ये कंपनी है, तो उसको यहाँ पे आईपीओ लेके आ रहा है और सारे फाइलिंग जो है वो सेबी के पास जमा किया गया है। अभी कौन सा डेट में आएगा, किस तरीके से आईपीओ आएगा, वो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि $10 बिलियन का टोटल आईपीओ है। तो थोड़ा सा तो वेरिफिकेशन करने के बाद ही इस आईपीओ मार्केट में आ सकते हैं, और यही कारण की वजह से बजाज ग्रुप के ऊपर एक शानदार तेजी देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बजाज फाइनेंस के ऊपर ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ,
एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया था। मैंने एक छोटा सा एक एंट्री लिया था। वो एंट्री किस बेसिस में लिया और कहाँ पे मेरा टारगेट हुआ वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना था। जब बजाज फाइनेंस ने 200 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रहा है ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज आपको ऐड करना है, तो आप इंडिकेटर में जाइए, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखिए, तो मूविंग एवरेज आपको ऐड करने का मौका मिलेगा। और मूविंग एवरेज ऐड करने के बाद आप और एक इंडिकेटर ऐड करिए, उसका नाम है आरएसआई। तो आरएसआई को एज इट इज रहने दीजिए, कोई भी चेंजेस मत करिए, क्योंकि आरएसआई जब भी नीचे लेवल को टच करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 200 डेज के ईएमए के नीचे आया और आरएसआई 30 के नीचे आए। तो इस जगह पे जब 30 के नीचे आया और इस यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके दिया। मैंने आपको ये बताया कि इस लाइन के आसपास मैंने एंट्री लूंगा। तो फाइनली इस कैंडल के आसपास मैंने एंट्री लिया और धीरे धीरे करके कंपनी देखिए टाइम लगाया और 50 डेज लगा दिया इस टारगेट पाने में। तो टारगेट किस तरीके से मिला, देखिए टारगेट मिला जब आरएसआई 70 के ऊपर चला गया तब मैंने एग्जिट किया। मतलब पिछले दिनों में मैंने इस तरीके से एग्जिट मुझे मिला, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक देखूं तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न मिला, और वो भी कितने दिनों में, 50 डेज में। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। तो एज ए शॉर्ट टर्म स्विंग बेसिस में इस तरीके से जब जब मुझे ट्रेड मिलता है अच्छे कंपनी के ऊपर, मैं उसके ऊपर जरूर काम कर लेता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और इसी तरीके से वीडियो और अपडेट सीखना है तो इसी तरीके से सारी चीजों को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी ट्रेड्स मेरे तरफ से आपको कभी भी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर काम करना है सारी चीजों को सीख कर समझ कर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।